हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाजिर हो एक न्यू दोंगा सीरीज पर, जिसकी स्टोरी लाइन काफी जबरदस्त होने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने ही नोवेल लिखते लिखते अचानक एक कोड के द्वारा वो उसी नोवेल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता, वहाँ जाकर उसका रीइंकार्नेशन उसी कैरेक्टर की बॉडी में होता है जिसकी मौत उसने अपने ही हाथों से लिखी थी। अब सोचो, जिस कैरेक्टर को तुमने खुद मारने के लिए क्रिएट किया हो उसकी ही बॉडी में फंस जाओ तो क्या होगा। क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल पाएगा? कैसे वो इस नए सुपर नेचुरल वर्ल्ड में सरवाइव करेगा और कैसे एक नॉर्मल इंसान से गॉड लेवल बीइंग बनने का सफर तय करेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो। एपिसोड की स्टार्टिंग एक धमाकेदार बैटल से होती है। हम देखते हैं कि हिजियाओ हमारे मेन कैरेक्टर जियामिंग के साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी जियामिंग अपनी डिमोनिक सोर्ड समन करता है और देखते ही देखते वो इविल गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के तुरंत बाद वो एक पावरफुल स्लैश अटैक इजियान पर चल देता है, पर उसी मोमेंट पर इजियाओ का लॉयल पेट पॉम अचानक सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है। ये देखकर इजियाओ शॉक हो जाता है और जोर से कहता है, जियामिंग प्लीज कर्स सोर्ड को ड्रॉप कर दो, वरना ये तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। लेकिन जियामिंग ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इजियाओ तुरंत जवाब देता है, नहीं, हम दोनों साथ में घर वापस जाएंगे। इस पर जियामिंग एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुम यहाँ से सिर्फ मेरी बॉडी की राखी घर ले जा सकते हो। ये सुनते ही दोनों के बीच एक मैसिव पावर क्लाश होता है, जिसकी वजह से पूरी जगह तबाह बर्बाद हो जाती है। धूल हटते ही जियामिंग कमजोर आवाज में इजिया से कहता है, अब तुम घर वापस जा सकते हो। और इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त की मौत देखकर इजिया पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन सरप्राइज तब आता है जब हमें पता चलता है कि ये सब एक नोवेल का एंडिंग सीन था। नोवेल राइटर अपने सामने मौजूद लोगों से कहता है, मैं इसी तरह से इस नोवेल को एंड करूंगा, जहाँ मेन कैरेक्टर की जान इजिया के हाथों चली जाती है। फिर वो पूछता है, तो बताओ स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? ये सुनकर मिस यून कहती है, स्टोरी के एंडिंग में कुछ कमी रह गई है। ये सुनते ही राइटर तुरंत उसका कनेक्शन कट कर देता है और चीफ एडिटर यांग से सवाल करता है, लेकिन मिस यांग भी बहाना बनाने लगती है। तब राइटर घमंड के साथ कहता है, मेरा लिखने का स्टाइल भले ही ओल्ड फैशन हो, लेकिन मैं जापान का अभी भी नंबर 1 नोवेल राइटर हूँ। उसी वक्त मिस्टर वांग उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बताना था कि तुम याओतो के साथ कोलैब कर लो। ये सुनकर जियामिंग कहता है, लेकिन मैं किसी भी हाल में अपना राइटिंग स्टाइल चेंज नहीं करूंगा। ये कहकर वो उन दोनों का कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन तभी मिस यून दोबारा कॉल पर आकर गुस्से में कहती है, भाड़ में जाए तुम्हारे कैरेक्टर्स और भाड़ में जाए तुम्हारी स्टोरी। इस पर नोवेल राइटर बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं इस स्टोरी का राइटर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इतना कहकर नोवेल राइटर पागलपन की तरह अपनी नोवेल लिखने लगता है। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहा होता है जैसे वो किसी रेस में हो। लिखते लिखते वो खुद से ही कहता है, स्टिल इस स्टोरी में अब भी कुछ मिसिंग है। लेकिन तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है। वो तुरंत फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक मिस्टीरियस आवाज आती है, मुझे उम्मीद है कि सिर्फ तुम ही इस किस्मत को बदल सकते हो। इतने में ही एक पावरफुल गॉड उसे सीधा उसकी ही नोवेल के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉम टाउन की तरफ, जहाँ एक आदमी विलेज चीफ से पूछता है, क्या बैनर में अभी भी कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जियामिंग कहता है, इसका नाम चेंज करके वेलकम टू पॉम टाउन फैमिलियर टैमर काउंसिल एग्जामिनर कर दो। उसकी बात सुनते ही उसका फादर तुरंत ऑर्डर देता है कि बैनर को जियामिंग के सजेशन के मुताबिक ही बदला जाए। ये देखकर जियामिंग खुद से ही कहता है, ये एनपीसी फादर सच में सोचता है कि जो भी वो बोलेगा मैं वो करूंगा, पर ये पूरा वर्ल्ड तो मैंने ही खुद से क्रिएट किया है। लेकिन इतना कहते ही वो अचानक बैलेंस लूज करके नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठता है और फिर से अपनी नोवेल के बारे में लिखने लगता है। पर जैसे ही वो नोवेल के बारे में सोचता है, उसे अजीब अजीब विजन्स दिखने लगते हैं और उसका सिर बुरी तरह से दर्द करने लगता है। तभी उसके पीछे से इजियाओ आकर कहता है, फैमिलियर टाइमर सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, पर तुम बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो। इस पर जियामिंग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं यहाँ का गॉड हूँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन उसी मोमेंट पर आसमान से एक जाइंट एयरशिप उनके बिल्कुल करीब से गुजरता है। उसे इतने पास देखकर जियामिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब इजिया उसका हाथ पकड़कर उसे एग्जामिनेशन हॉल की तरफ ले जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है एयरशिप के टॉप पर, जहाँ एक मिस्टीरियस अननोन लेडी खड़ी होती है। उसके पास एग्जामिनर आकर कहता है, मैम हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। ये सुनते ही वो लेडी ऑर्डर देती है, एग्जाम स्टार्ट करो। अब हम एग्जामिनर सेंटर देख पाते हैं, जहाँ बहुत सारे ग्लोइंग एग्स रखे होते हैं। एग्जामिनर सभी कैंडिडेट से कहता है, फर्स्ट राउंड में तुम सबको इन अंडों में से अपना फैमिलियर चूज करना होगा। अगर कोई भी टाइम लिमिट के अंदर चूज नहीं कर
पाया तो वो तुरंत फेल माना जाएगा। तब जियामिंग इजियाओ से पूछता है तुम कौन सा एक चूज करने वाले हो, जिसके जवाब में इजियाओ कहता है ऑफ कोर्स वही जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। ये सुनकर जियामिंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। लेकिन अचानक इजियाओ उसे गले लगा लेता है और इमोशनल होकर कहता है हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। हाँ ये अलग बात है कि मैं अनाथ हूँ, पर तुमने हमेशा मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट किया है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ चाहे मैं ये एग्जाम पास कर लूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। ये सब सुनकर जियामिंग हैरान होकर खुद से ही कहता है अचानक ये एनपीसी कैरेक्टर इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। इजियाओ अपने चूज किए हुए एक के पास बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हिट करने की पूरी कोशिश करता है। ये देखकर सब लोग भी बातें करने लगते हैं। इजियाओ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी वाले एक को हैच करने की कोशिश कर रहा है। हम बाकी सब कैंडिडेट्स को भी देख पाते हैं जो अपने अपने एक्स के पास जाकर उन्हें हैच करने में लग जाते हैं। ये सब देखकर जियामिंग भी आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो एक अंडे को देखकर कहता है तो ये है 3 स्टार क्राउलिंग ड्रैगन का एग। फिर उसकी नजर साइड वाले एग पर पड़ती है और वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है अरे ये तो पॉम का एग है जिसकी लेवल सिर्फ 0 स्टार है। मुझे जितना पता है एंड मूवमेंट में इजियाओ इसी फैमिलियर को चूज करने वाला है और ऑनेस्टली गॉडहुड बनने के सफर में ये उसकी लाइफ का सबसे एम्बेरेसिंग मूवमेंट होने वाला है। जियामिंग खुद से ही सोचता है क्या मुझे 0 स्टार एग को चूज कर लेनी चाहिए या 3 स्टार वाले को। तभी अचानक एक लड़का जोर से चिल्लाता है मुझे मिल गया, ये पैटर्न तो 2 स्टार फ्लाइंग टाइगर का है। ये सुनते ही जियामिंग तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और कहता है सॉरी बच्चे ये एग मेरा है। इतना कहकर वो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है और उसके नोट्स भी फाड़ देता है। उसके बाद जियामिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस एग में डालते हुए कहता है मेरे पुराने दोस्त चलो बाहर आ जाओ। और इसी के साथ एग के अंदर से एक प्यारा सा व्हाइट टाइगर बाहर निकलता है। ये देखते ही जियामिंग उससे इंस्टेंटली बॉन्ड कर लेता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है जियामिंग ने 2 स्टार फ्लाइंग टाइगर को अपना फैमिलियर चूज कर लिया है। ये सुनकर जियामिंग का फादर इमोशनल होकर कहता है मेरे बच्चे तुम्हें तो हेवन से ब्लेसिंग मिली है। पहले जियामिंग उस टाइगर का नाम बिग कैट रखने का सोचता है लेकिन उसकी क्यूटनेस देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और कहता है नहीं इसका नाम स्नोई होगा। और सरप्राइजली स्नोइंग को भी ये नाम काफी पसंद आता है। तभी एग्जामिनर फिर से अनाउंस करता है टाइम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, कैंडिडेट्स जल्दी करो। लेकिन तभी सबकी नजर इजियाओ पर जाती है जो अभी भी अपने फैमिलियर को हैच करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उन्हें बता दिया जाता है कि अब उनके पास सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम बचा है। इजियाओ को उन सब लोगों की बातें याद आने लगती है जिन्होंने उसे जलील किया था। लेकिन तभी उसकी नजर जियामिंग पर पड़ती है और उसे उसकी हर बात याद आने लगती है। वो खुद से ही कहता है जियामिंग अभी भी मुस्कुरा रहा है ताकि मेरी हिम्मत ना टूटे। आखिर वो हाई लेवल एक से गिव अप कर देता है और 0 स्टार एक के पास जाकर अपनी एनर्जी डालते हुए कहता है मैं 0 स्टार फैमिलियर के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। और इसी के साथ पॉम एक से बाहर निकल आता है। उसी मूवमेंट पर दोनों ऑटोमेटिकली बॉन्डेड हो जाते हैं। जियामिंग हमें बताता है कि फैमिलियर्स हेवन एंड अर्थ की स्पिरिट होते हैं और सबके पास उनके स्टार के हिसाब से अलग पावर्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर कोई फैमिलियर 7th स्टार रैंक तक पहुंच जाए तो वो एक ऑलमाइटी गॉड के बराबर ताकत हासिल कर लेता है। तभी एग्जामिनर अनाउंस करता है सेकंड राउंड फैमिलियर एप्टीट्यूड टेस्ट अब शुरू होने वाला है। इसी बीच जियामिंग इजियाओ के पास आता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है यहाँ वीक फैमिलियर नहीं होते बल्कि वीक होता है उसका ट्रेन करने वाला टैमर। ये बात सुनकर इजियाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तुमने सही कहा मेरे भाई, मैं तुमसे भी 2 गुना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन तभी जियामिंग एक हथौड़ा उठाकर सामने पड़े उसी एक को तोड़ देता है। ये देखते ही इजियाओ शौक में चिल्लाता है तुम ये क्या कर रहे हो। जियामिंग एक क्रीपी स्माइल के साथ स्नोई की तरफ देखता है और उसे उस एक के लिक्विड के अंदर डाल देता है। इजियाओ हैरानी से पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। जियामिंग कहता है ये ऑनहैच एक का लिक्विड फैमिलियर के लिए डिवाइन ट्री के फ्रूट जैसा होता है, इससे उनकी ब्लड लाइन नरिश होती है। इजियाओ तुरंत पूछता है क्या ये 0 स्टार फैमिलियर पर भी वर्क करेगा। जियामिंग हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मेरे भाई, बाकी के लिक्विड तुम्हारा है, जाओ मजे करो। ये सुनते ही इजियाओ तुरंत पॉपअप को भी उस लिक्विड के अंदर डुबाने लगता है और जियामिंग नेक्स्ट एग्जाम की तरफ बढ़ जाता है। एग्जामिनर जोर से अनाउंस करता है कि सेकंड राउंड में 1-on-1 फैमिलियर बैटल होगा और जो कंटेस्टेंट लास्ट तक टिका रहेगा वही विनर बनेगा। लेकिन तभी जियामिंग उन्हें रोक देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है आपको इतनी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ मौजूद सभी कैंडिडेट्स को एक साथ चैलेंज करता हूँ। ये सुनते ही एग्जामिनर हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता
है, क्या तुम वाकई में यही चाहते हो? भीड़ में खड़े दूसरे कैंडिडेट्स तुरंत बातें करने लगते हैं। ये लड़का कितना एरोगेंट है, क्या ये सच में मरना चाहता है? लेकिन हमारा ज़्यामिंग बिना डरे उन सबको एक साथ आगे आने के लिए इशारा करता है। भीड़ में से एक लड़का गुस्से में चिल्लाता है, चलो सब मिलकर इसे एक अच्छा सा लेसन सिखाते हैं। बाकी सब भी गुस्से में ज़्यामिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर इजियाओ उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी ज़्यामिंग अपने फैमिलियर स्नोई को कमांड देता है, चलो जल्दी से क्लाउड मिस्ट डिवायर टेक्निक अभी एक्टिवेट करो। अगले ही पल स्नोई चारों तरफ गहरी मिस्ट फैला देता है और पूरे एरिया धुएं और कोहरे से भर जाती है। ये सब देखकर इजियाओ को ज़्यामिंग की फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी मिस्ट के बीच से ज़्यामिंग की आवाज उसे सुनाई देती है। एक फैमिलियर टाइमर की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी स्टार रैंक से डिसाइडेड नहीं होती। ध्यान से देखो मेरे भाई, इतना कहकर ज़्यामिंग लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हुए पल भर में ही सभी ओपोनेंट को एक साथ हरा देता है। जब धुआं हटता है, एग्जामिनर हैरान होकर कहता है, फैमिलियर की इनेट पावर को इतना स्मार्ट तरीके से यूज करके बाजी पलट देना ये वाकई में इम्प्रेसिव मूव था। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कहते हैं, पर इन सब में नए कपड़े कहाँ से आ गए? ज़्यामिंग धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बुरी बात है, क्या तुम में से कोई भी फाइट बैक नहीं करना चाहेगा? ज़्यामिंग अपने मन में सोचता है, लगता है यहाँ फ्लेक्स करने का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट रहा। एग्जामिनर तुरंत अनाउंस करता है, ज़्यामिंग को नेक्स्ट एग्जाम के लिए सीधा पास दिया जाता है। अब वो फाइनल असेसमेंट एग्जाम देने के लिए एयरशिप से ईस्ट पोल आइसलैंड जाएगा। ज़्यामिंग को जाता देखकर इजियाओ धीरे से कहता है, तुम जरूर एग्जाम पास कर लोगे। तभी उसके दिमाग में ज़्यामिंग की पुरानी बातें याद आने लगती है। धुंधली सी शराब के एक जग लेकर हम हर पल को याद करेंगे, दोनों साथ हंसेंगे, ये हमारा एक वादा रहा दिल से दिल तक। मैं ईस्ट पोल आइसलैंड में तुम्हारा वेट करूंगा। एयरशिप पर खड़े होकर ज़्यामिंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिर्फ मेरे प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि आर्क के मुताबिक तुम धीरे धीरे डेवलप करोगे और मैं इस पूरे एनपीसी वर्ल्ड को दिखा दूंगा मैं ज़्यामिंग क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ज़्यामिंग को टेस्टिंग रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। बाहर आते ही ज़्यामिंग प्यार से स्नोई को सहलाता है, जिससे स्नोई काफी अच्छा फील करता है। फिर ज़्यामिंग उससे कहता है, चलो अब हमें नेक्स्ट रूम में जाना होगा। ये सुनते ही स्नोई तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मैसिव एयरशिप को देख पाते हैं जो अपनी एडवांस मैकेनिज्म की वजह से हवा में तैर रहा होता है। लेकिन तभी हम दो लोगों को देख पाते हैं जो एक बेचारे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ एंट्री होती है ज़्यामिंग की और फिर उन दोनों का बॉस हुआनकाई भी वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही वो दोनों उस लड़के के पास मौजूद वाउचर लेकर उनके बॉस के सामने पेश करते हैं। ये सब देखकर स्नोई गुस्से में चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यामिंग तुरंत उसे रोक देता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, मांगवा के अकॉर्डिंग ज़्यामिंग यानी मैं इस बेवकूफ हुआनकाई के ग्रुप का 4th मेंबर बनने वाला है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा है। ज़्यामिंग उसके पास जाकर गुजरते हुए ठंडी आवाज में कहता है, मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनते ही हुआनकाई के चमचे उसके पास आकर पूछते हैं, बॉस क्या हुआ? जिसके जवाब में हुआनकाई गुस्से में कहता है, वो टकला लड़का मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम ज़्यामिंग और स्नोई को फैमिलियर टेस्ट रूम के बाहर देखते हैं। ज़्यामिंग प्यार से स्नोई से कहता है, एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हें ढेर सारा खाना खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही स्नोई खुशी से अपना सिर हिलाने लगता है। तभी ज़्यामिंग गेट खोलकर अंदर चला जाता है और रूम को देखकर कहता है, वाकई में ये टेस्टिंग रूम तो काफी बड़ा है। और वो आगे बोलता है, यहाँ कई सारे मेथड्स हैं जिनका यूज करके मैं स्नोई का पावर एट्रीब्यूट चेक कर सकता हूँ, जैसे कि हॉरर इल्यूजन, कांटेदार फूलों की टेस्टिंग, ब्लड लाइन ट्रैकिंग आर्ट जहाँ एक जाइंट नीडल स्नोई के अंदर घुसा दिया जाएगा, और बैटल टेस्टिंग रिंग जहाँ दो बीस्ट के बीच फाइट होती है। ये सब सुनते ही स्नोई तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम स्नोई को देख पाते हैं जो इन सब टेस्ट का नाम सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन ज़्यामिंग उससे कहता है, तुम्हें इनमें से किसी एक को चूज करना होगा। ये सुनते ही स्नोई वहाँ से भाग जाता है और ज़्यामिंग उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्नोई एक रूम के सामने आकर रुक जाता है। उस जगह को देखकर ज़्यामिंग हैरान होकर कहता है, ये तो कैंडल स्टार जेलीफिश एरिया है, और दोनों अंदर चले जाते हैं। ज़्यामिंग स्नोई से कहता है, इस मेथड में तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये चीज तुम्हारे अंदर और भी गहराई से जाकर तुम्हारा एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वो आगे कहता है, इस मेथड को कहा जाता है क्रीपी टेंटिकल्स। इतना कहते ही हमें स्नोई की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ज़्यामिंग अपने मुंह छुपाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर लिटिल टाइगर, इसे हैंडल कर लो। और कुछ देर बाद हम स्नोई को देखते हैं जो इस प्रोसेस के बाद सरप्राइजली फुल मजे में नजर आता है, लेकिन तभी उसके सामने मौजूद दो जेलीफिश विंड और वुड एट्रीब्यूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर हेवन का एक डिवाइन सिंबल बना देते हैं। ये देखते ही ज़्यामिंग पूरी तरह से खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ हम स्नोई को बड़े मजे से खाना ठूसते हुए देख पाते हैं। ज़्यामिंग उससे देखकर कहता है, स्नोई के पास विंड और वुड की एट्रीब्यूट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हेवन रैंक लेवल की पावर होल्ड करता है। वो
आगे सोचता है जैसे ही स्नोई 3 स्टार में प्रमोट हो जाएगा इसकी असली पावर सामने आनी शुरू हो जाएगी। चाहे इसका वुड एट्रीब्यूट अभी लो लेवल का हो लेकिन पोटेंशियल बहुत खतरनाक होगा। तभी अचानक जामिंग का मुंह जल जाता है जिससे कि उसके होंठ पूरी तरह से सूज जाते हैं। वो तुरंत अपनी नोटबुक निकालकर इस घटना के बारे में नोट करने लगता है। ये देखकर स्नोई बड़े प्यार से उसके पास आता है और बड़े अफेक्शन के साथ उसके होंठों को चाटने लगता है। बस फिर क्या था, जामिंग तुरंत स्नोई को कूट देता है और वो स्नोई से कहता है खबरदार दोबारा मुझे किस किया ना तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। लेकिन उसी वक्त एक अजीब चीज होती है। अचानक जामिंग के टकले सिर पर बाल उगने लगते हैं। तभी पीछे से एक लड़की आकर उससे पूछती है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मेजरिंग रूम का रास्ता बता सकते हैं? लेकिन जैसे ही जामिंग उसकी तरफ मुड़ता है उसके लहराते हुए बाल, हैंडसम फेस और चमकती आंखें देखकर वो लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाती है और उसकी धड़कनें तेज होने लगता है। जामिंग उसे दोबारा आवाज लगाता है लेकिन वो लड़की शर्माते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तब जामिंग की नजर स्नोई के सिर पर मौजूद पर्पल बालों पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो खुद से ही कहता है ये सब स्नोई की वुड एलिमेंट पावर की वजह से हो रहा है। ये तो रेयरेस्ट एवर स्प्रिंग वुड टाइप है। स्नोई की वुड पावर की मदद से मैं गेट ऑफ रीइंकार्नेशन को भी इस वर्ल्ड में खोल सकता हूँ और मेरी इंजरीज पल भर में हील हो सकती है। जामिंग को सोते हुए कहता है अब टाइम आ गया है थोड़ा शो ऑफ करने का, लेकिन उससे पहले मुझे स्पिरिट मर्जिंग पिल हासिल करनी होगी जिसे कंज्यूम करने के बाद मैं और स्नोई इजीली 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। वो याद करता है कि उसकी नोवेल के अकॉर्डिंग डोर के एंड प्लैंक वुड के अंदर हिडन होने चाहिए। इसी के साथ जामिंग और स्नोई कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद फाइनली उन्हें वो पिल मिल भी जाती है, लेकिन जैसे ही जामिंग उस पिल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ 2 लोग आ जाते हैं। उनके सामने वही मिस्टीरियस लड़की कंट्रोल रूम की ओर आते हुए दिखाई देती है। जामिंग उन सबको इग्नोर करते हुए अपने मन में कहता है हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, मुझे जल्दी करनी होगी। तभी अचानक वही चश्मिश लड़की की चीखने की आवाज जामिंग को सुनाई देती है। वांकाई और उसके साथी मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं। वांकाई के चमचे गुस्से में उससे कहते हैं वो आर्टिफैक्ट हमें दिखाओ, हमें उसे बॉस को दिखाना है, लेकिन वो लड़की साफ मना कर देती है। ये सुनते ही वांकाई उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? सब कुछ देखने के बावजूद भीड़ में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता क्योंकि वांकाई के पास 2 स्टार फैमिलियर होता है। वो धमकाते हुए उससे फिर से कहता है जल्दी से वो आर्टिफैक्ट मुझे दिखाओ। लेकिन उसी मोमेंट पर जामिंग आगे बढ़ता है और ठंडी आवाज में कहता है तुम्हारे पास जो गेको है उसकी चमड़ी काफी मोटी लग रही है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जामिंग को देखते ही वांकाई का एक चमचा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जामिंग उसे बहुत आसानी के साथ नीचे गिरा देता है। फिर वो सीधा वांकाई की तरफ देखकर कहता है मैं बस तुम्हारा फैमिलियर को देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांकाई उस लड़की को साइड में फेंक देता है और जामिंग से कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लड़के? तब उसके चमचे और आग में घी डालते हुए बोलते हैं बॉस ये लड़का आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इतना सुनते ही वांकाई पूरी तरह से भड़क जाता है और गुस्से में वो अपना क्राउलिंग ड्रैगन को खुद के साथ फ्यूज होने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ वो अपने फैमिलियर के साथ मर्ज हो जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।